माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BSOC 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, बहुत ही लेट हो चुका है और मैं फिर भी आप लोग लाया हूं। अभी जो भी टाइम आपके पास बचा है आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपका जो कोड का टाइटल है समाजशास्त्र का परिचय फर्स्ट, ये आपका टाइटल है और ये है आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या जून 26 में आप देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। सो ध्यान रखना। चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताना। स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, आपको पूरा वीडियो को क्या करना, अंत तक देखना है और एयरपोर्ट्स या ब्लूटूथ का यूज कीजिएगा ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। और आप लास्ट में देखो, जो भी 20 से 30 मिनट का वीडियो बनता है, कोशिश करूंगा इस वीडियो को जल्दी से बना देगा। ऐसे 20 से 30 मिनट, 20 या 30 के बीच में ही बनता है। सो आप ध्यान रखना इस बात का, ये कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने ऐसे लैंग्वेज में बताया है उससे पढ़ते हुए समझ में आएगा। सो आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट में आपको PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है समाज शास्त्र, है ना। समाज शास्त्र अर्थशास्त्र से कैसे संबंध है? समाज शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से कैसे संबंध रखता है? आर्थिक समाजशास्त्र के इतिहास की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो समझिए, ध्यान समझिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों समाज के अध्ययन से जुड़े विषय हैं, बस दोनों का ध्यान अलग अलग पहलुओं पर होता है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से उत्पादन, वितरण और उपभोग जैसी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र इन गतिविधियों के पीछे काम करने वाले सामाजिक संबंधों, मूल्यों और संरचनाओं को समझने का प्रयास करता है। इसलिए दोनों विषय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। समाज किसके साथ जुड़े हैं? अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी के साथ। जैसे कि यहाँ पर समझिए, मतलब उदाहरण के लिए ये है कि बाजार कैसे चलता है, जो मार्केट है वो कैसे चलता है, लोग कैसे खर्च करते हैं, किन वर्गों को क्या अवसर मिलते हैं, मतलब कौन कौन से वर्ग को कौन कौन से जॉब मिलते हैं। इन सब के पीछे सामाजिक कारक जैसे कि वर्ग, जाति, शिक्षा, परिवार और संस्कृति का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि संस्कृति के अनुसार, जाति के अनुसार, शिक्षा के अनुसार ही कोई भी अवसर मिलते हैं, इंसान को जॉब मिलते हैं। यही कारण है कि आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टि जरूरी है। मतलब समाज शास्त्र नहीं होगा, मतलब समाज के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो अब देखो, शास्त्र मतलब ज्ञान है। समाज के बारे में अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो आर्थिक स्थिति को सही नहीं कर पाएगा, अर्थशास्त्री नहीं बन सकता। आगे, आर्थिक समाजशास्त्र का इतिहास 19वीं सदी के समाजशास्त्री विचारों से शुरू होता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संरचना और सामाजिक संबंधों के बीच गहरे संबंध को दिखाया, जिससे आर्थिक समाजशास्त्र की नींव पड़ी। एमिल दुर्खिम ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकजुटता पर क्या किया, प्रकाश डालकर आर्थिक प्रणाली को सामाजिक संस्था की तरह समझाया। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक व्यवहार के संबंध पर महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। 20वीं सदी में अर्थव्यवस्था को केवल संख्याओं से नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में देखने की प्रवृत्ति मजबूत हुई। आधुनिक आर्थिक समाजशास्त्र बाजार, उपभोक्ता संस्कृति, वैश्वीकरण, असमानता और आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सामाजिक भूमिकाओं की संकल्पना और इसके मुख्य प्रकारों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ये समझिए, देखो जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझते हैं तो आपको आंसर समझ नहीं आता, आप आंसर नहीं बना पाएंगे। सो क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश की जाए। सामाजिक भूमिका मतलब समाज के लोगों की भूमिका की संकल्पना, इसके मुख्य क्या क्या प्रकार है वो बताना बस। तो यहाँ समझिएगा, याद रहेगा। अब समाज में हर व्यक्ति कई स्थानों पर रहता है, हर व्यक्ति जो होते हैं कई कई स्थानों पर रहते हैं। जैसे कोई घर में
कोई स्कूल में, कोई दफ्तर में, कोई पड़ोस में। इन सभी स्थानों से उनसे उससे कुछ निश्चित व्यवहार, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं जुड़ी होती है। मतलब जिस जगह ये लोग काम करते हैं, घर में, स्कूल में, दफ्तर में, पड़ोस में, कहीं भी काम करते हैं, उनमें उनका कोई न कोई जिम्मेदारी, व्यवहार और उम्मीदें जुड़ी होती है। इन्हीं अपेक्षित व्यवहारों को सामाजिक भूमिका कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई? सामाजिक भूमिका। समाज में ये आपका भूमिका को दर्शाएगा। तो भूमिका वह तरीका है जिसके अनुसार व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक स्थिति में व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए अगर बात करूं स्टूडेंट्स, पिता की भूमिका स्नेह। पिता की भूमिका क्या? प्यार करना बच्चों को प्यार, सुरक्षा और पालन पोषण से जुड़ी होती है। पिता की जो भूमिका होती है वो स्नेह, प्यार, सुरक्षा और पालन पोषण से जुड़ी होती है। जबकि शिक्षक की जो भूमिका होती है वो पढ़ाने, मार्गदर्शन देने और अनुशासन से जुड़ी होती है। भूमिका व्यक्ति को यह बताती है कि उसे किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एंड इसी कारण समाज में एक प्रकार की स्थिरता और व्यवस्था बनी रहती है। भूमिका का संबंध समाज द्वारा तय मानकों और मूल्यों से भी होता है, क्योंकि लोग उन्हीं के आधार पर व्यवहार को सही गलत मानते हैं। लोग उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं? व्यवहार को सही गलत मानते हैं। मुख्य प्रकारों में सबसे पहले आरोपित भूमिका आती है। यह जन्म के साथ मिल जाती है, जैसे पुत्र, पुत्री, जाति, लिंग जुड़ी भूमिकाएं। इन्हें व्यक्ति चुन नहीं सकता। दूसरी और जो है कि अर्जित भूमिका आपका, ठीक है। सामाजिक भूमिका, अर्जित भूमिका। देखो, अर्जित भूमिका व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। अर्जित भूमिका कैसे प्राप्त करता है? अपनी मेहनत से, शिक्षा से, योग्यता से। जैसे डॉक्टर, है ना, शिक्षा से प्राप्त किया, मेहनत किया इन्होंने। खिलाड़ी से ने इन्होंने देखो मेहनत किया, सीखा, अच्छा खेला। नेता, शिक्षक, ये सब आता है। तीसरी श्रेणी में औपचारिक और अनौपचारिक भूमिकाओं की है। औपचारिक भूमिकाओं नियमों पर आधारित होती है, जबकि अनौपचारिक भूमिका मित्रता, निजी संबंधी, ये सब तो आप जानते हैं। औपचारिक क्या होता है भाई? ऑफिशियल। अनौपचारिक क्या होता है? जो जो परिवार फैमिली को लिखा जाता है ना। कुछ भूमिकाएं मुख्य, फैमिली, दोस्त, ये सब हो जाते हैं उसमें। कुछ भूमिकाएं मुख्य बन जाती है जो व्यक्ति की पहचान को सबसे अधिक प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु किसी एक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो समय के साथ साथ समाज की संरचना, व्यवहार, विचारों, संबंधों और संस्थाओं में दिखाई देते हैं। समाज कभी स्थिर नहीं रहता। जनसंख्या, तकनीक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति और राजनीति परिस्थितियों में बदलाव आते रहते हैं, और इनके प्रभाव से समाज का स्वरूप धीरे धीरे बदलता है। यह परिवर्तन कभी धीमा होता है तो कभी बहुत तेज, जैसे औद्योगिक क्रांति या डिजिटल तकनीक के आगमन के बाद। सामाजिक परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं बल्कि लोगों की सोच, मान्यताओं, आदतों और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। जब समाज में नई आवश्यकताएं पैदा होती है तब उनके अनुसार नई संस्थाएं और नए व्यवहार विकसित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए कई दृष्टिकोण मिलते हैं। इनमें से उद्विकासवादी दृष्टिकोण सबसे प्रमुख है। इन दृष्टिकोण में समाज को एक ऐसे जीव की तरह माना गया है जो समय के साथ सरल रूप से जटिल रूप की ओर बढ़ता है। कॉम्ट, स्पेंसर और डर्कहेम जैसे विचारकों का मानना था कि सभी समाज क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, जैसे आदिम अवस्था, उन्नत अवस्था तक। इस विचारों में बदलाव को प्राकृतिक और अनिवार्य माना गया। यह दृष्टिकोण बताता है कि समाज एक दिशा में आगे बढ़ता है और चरण में नए रूपों और नई संस्थाओं और नए मूल्यों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक संगठन क्या है? इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की क्या कीजिए? चर्चा। सामाजिक संगठन से आज से उन व्यवस्थित संबंधों, नियमों और भूमिकाओं से है जिनके माध्यम से लोग एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। समाज विभिन्न समूहों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का एक जाल है, और इन्हीं के बीच तालमेल तथा कार्य व्यवस्था को सामाजिक संगठन कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि लोग कैसे सहयोग करते हैं, कैसे अधिकार और जिम्मेदारियां बांटी जाती है।
तथा किस प्रकार एक समूह या संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। सामाजिक संगठन को समझने के कई दृष्टिकोण हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण इसे पहला दृष्टिकोण संरचनात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक दृष्टिकोण इसे समाज की संरचना से जोड़कर देखता है और मानता है कि हर संगठन कुछ निश्चित भूमिकाओं और नियमों पर आधारित होता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण यह बताता है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में स्थिरता, समन्वय और आवश्यक कार्यों को पूरा करना है। प्रत्येक संस्था एक विशेष कार्य निभाती है, जैसे शिक्षा संस्थान ज्ञान देता है, परिवार समाजीकरण करता है आदि। आपका नेक्स्ट है परस्पर क्रियात्मक। परस्पर क्रियात्मक दृष्टिकोण संगठन को लोगों की दैनिक प्रतीकों और व्यवहार के माध्यमों से समझा जाता है। इसमें कहा गया है कि संगठन केवल संरचना नहीं है, बल्कि सदस्यों के बीच होने वाली निरंतर क्रियाओं का परिणाम है। संघर्ष दृष्टिकोण संगठन को शक्तियों, हितों और संसाधनों के संघर्ष के रूप में देखता है और बताता है कि हर संगठन में कुछ समूह प्रभुत्व रखते हैं और कुछ अधीन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, समुदाय की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। समुदाय उस समूह को कहा जाता है जिसमें लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, आपसी संबंध रखते हैं और सामान्य जीवन शैली, परंपराएं व मूल्य साझा करते हैं। समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता, बल्कि जीवन का एक ऐसा संगठन है जिसमें जिसमें लोग घनिष्ठ रूप से जुड़े होते रहते हैं। समुदाय में सदस्यों के बीच निकटता, सहयोग और साझा पहचान का अनुभव मिलता है। समुदाय की पहली प्रमुखता विशेषता भौगोलिक निकटता है। लोग एक ही क्षेत्र, गांव, मोहल्ले या कस्बे में रहते हैं, जिससे उनका आपसी संपर्क स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। दूसरी विशेषता सामाजिक एकता है। समुदाय के लोग मिलजुल कर इसमें रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं और साझा हितों का क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तीसरी विशेषता सांस्कृतिक समानता है, जिसमें भाषा, रीति रिवाज, त्योहार और मान्यताएं एक जैसी होती है। समुदाय एक महत्वपूर्ण गुण स्थायित्व है। परिवारों का कई पीढ़ियों तक एक स्थान पर रहना समुदाय की निरंतरता को मजबूत करता है। इसके अलावा भावनात्मक संबंध भी इसकी पहचान है, जिसमें लोग अपने समुदाय से लगाव, सुरक्षा और अपनापन महसूस करते हैं। समुदाय औपचारिक नियमों से कम और अनौपचारिक परंपरा व व्यवहारों से अधिक संचलित होता है, जिससे उसमें प्राकृतिक सामाजिक जीवन का क्या होता है, विकास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मोलिनोस्की के प्रकार्यवाद के सिद्धांत पर क्या कर रही है, चर्चा कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन ये सब लिया मैंने स्टूडेंट्स। मोलिनोस्की का प्रकार्यवाद यह मानता है कि समाज की प्रत्येक संस्था और प्रथा एक विशेष कार्य पूरा करती है। उनके अनुसार समाज एक जीव की तरह है, जिसके सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। यदि किसी एक संस्था का कार्य रुक जाए तो पूरे समाज की व्यवस्था प्रभावित होती है। मोलिनोस्की ने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर बताया है कि संस्कृति की सभी इकाइयां मानव की मूल आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे भोजन, सुरक्षा, जनन, सामाजिकता और शिक्षा। मानव की मूल आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे भोजन, सुरक्षा, जनन, सामाजिक और शिक्षा। उन्होंने कहा कि परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विवाह, रिश्तेदारी जैसे संस्था केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इनके पीछे स्पष्ट उद्देश्य और उपयोगिता है। उनके अनुसार कार्य को समझे बिना किसी संस्था की व्याख्या अधूरी रहती है। उदाहरण के रूप में दोनों के द्वीपों में कूला विनिमय केवल वस्तु विनिमय का तरीका नहीं था, बल्कि सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक क्या था, माध्यम था। मोलिनोस्की का प्रकार्यवाद समाज के हिस्सों को उनकी उपयोगिता के आधार पर समझने का वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत करता है। उनका जोर सिद्धांतों से अधिक प्रत्यक्ष अवलोकन पर था, जिससे उनका दृष्टिकोण मानव शास्त्र में अत्यंत प्रभावशाली बना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासवादी सिद्धांतों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए।
उद्विकासवादी सिद्धांत समाज को क्रमिक, निरंतर और दिशा निर्देशित परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार समाज एक सरल स्तर से जटिल स्तर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन अचानक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे चरणों के माध्यम से होता है। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट और हर्कहेम इसके क्या प्रमुख विचारक हैं। स्पेंसर ने समाज की तुलना जैविक जीव से की और कहा कि प्रारंभिक समाज छोटे और सरल होते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े संगठित और जटिल बन जाते हैं। कॉम्ट ने मानव समाज को 3 चरणों धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक से गुजरते हुए बताया। इनके अनुसार समाज की विकास ज्ञान और तर्क के आधार पर आगे बढ़ता है। डर्कहैम ने सामाजिक एकता के परिवर्तन को विकास की दृष्टि से समझाया, जहां यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर समाज का विकास होता है। उद्विकासवादी सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि परिवर्तन एक दिशा में चलता है और सभी समाज इन चरणों से गुजरते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों की आलोचना यह कहकर की गई है कि सभी समाज एक समान वर्ग का अनुसरण नहीं करते। फिर भी यह सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 8 है, समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के बीच अंतर संबंध को क्या करना है, बताना है। समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। समाजशास्त्र पूरे समाज, संस्था और समूहों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के सामाजिक संदर्भ में होने वाले व्यवहार, विचार और भावनाओं को क्या करता है, समझता है। दोनों मिलकर यह बताते हैं कि समाज व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज में कैसे योगदान देता है। सामाजिक मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि भीड़ में समूहों में या सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदल जाता है। समाजशास्त्र इसे व्यापक स्तर पर देखता है कि परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति जैसी संस्थाएं लोगों को किस प्रकार आकार देती है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र जाति व्यवस्था को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि जातिगत भेदभाव व्यक्ति के व्यवहार और आत्म छवि को कैसे प्रभावित करता है। दोनों विषय समाजीकरण, समूह व्यवहार, दृष्टिकोण, निर्माण पूर्वाग्रह, नेतृत्व, मानदंड और भूमिकाओं जैसे विषयों को साझा करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना का दृष्टिकोण देता है और सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के स्तर पर उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और समाज को समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, संस्कृति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट, संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली है जिसे लोग सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इससे बढ़ता है ना। संस्कृति अगर उसका अच्छा रहेगा, आने वाला समय भी उसका क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, ज्ञान, भोजन की आदतें, कला, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार क्या होते हैं, शामिल होते हैं। संस्कृति जन्मजात नहीं होती, बल्कि समाज के साथ रहने से सीखी जाती है। यह समाज को पहचान देती है और लोगों को एक साथ जीवन शैली में बांधती है। संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में अर्जित होना सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य परिवार, विद्यालय और समाज के माध्यम से संस्कृति सीखता है। दूसरी विशेषता सामाजिकता है, यह व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति होती है। तीसरी विशेषता गतिशीलता है, संस्कृति के संस्कृति के समय के साथ बदलती रहती है, जैसे तकनीकी बदलाव से नए मूल्यों और व्यवहारों का जन्म होना। चौथी विशेषता है सामूहिकता, जिसमें लोग एक जैसी मान्यताएं और आदतें साझा करते हैं। पांचवी विशेषता प्रतीकात्मक स्वरूप है, जैसे भाषा, वस्त्र या ध्वज सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं। संस्कृति की अनुकूलनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो समाज को नई परिस्थितियों में ढलने में मदद करता है। संस्कृति लोगों के व्यवहार को दिशा देती है और समाज को निरंतरता व स्थिरता प्रदान करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक संस्था क्या है, इसकी विशेषताओं के उदाहरण से चर्चा कीजिए। स्टूडेंट, सामाजिक संस्था की बात करें तो सामाजिक संस्था उन संगठित नियमों, मानकों और व्यवहारों का समूह है जिसके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति
प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं, याद रखना सामाजिक संस्थाएं कौन कौन है, अभी आपने देखा, ये पॉइंट याद रखना है। ये संस्थाएं समाज को क्या करती है, व्यवस्था देती है और लोगों को यह बताती है कि विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। सामाजिक संस्था की पहली विशेषता नियमबद्धता है। इसमें निश्चित नियम और भूमिकाएं होती है। जैसे विवाह संस्था में पति पत्नी की भूमिकाएं निश्चित होती है। दूसरी विशेषता अस्थायित्व है। संस्थाएं लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे परिवार की संस्था पीढ़ियों तक चलती। तीसरी विशेषता आवश्यकता पूर्ति है। उदाहरण के स्वरूप में शिक्षा संस्था ज्ञान प्रदान करती है और समाज के कौशल का विकास करती है। चौथी विशेषता सामाजिक नियंत्रण है, जिसके माध्यम से लोग सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं। पांचवी विशेषता संगठन है, जिसमें सदस्यों के बीच स्पष्ट संबंध और कार्य विभाजन होता है। सामाजिक संस्थाएं समाज को स्थिरता, सहयोग और एकता प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों की चर्चा कीजिए। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य उन बदलावों से है जो समय के साथ लोगों की मान्यताओं, मूल्यों और आदतों और जीवन शैली में आते हैं। इस परिवर्तन को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक तकनीकी विकास है, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट या मशीनों के उपयोग से जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। तकनीकी प्रगति नई आदतों और नए सामाजिक व्यवहार को क्या करती है, जन्म देती है। दूसरा कार्य संपर्क और प्रसार है। जब विभिन्न संस्कृतियां के लोग आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे की परंपराओं और विचारों को अपनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसार कहलाती है। तीसरी कारक शिक्षा है, जो नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देती है। शिक्षा रूढ़ियों को चुनौती देती है और आधुनिक मूल्यों को स्वीकार करने में मदद करती है। चौथा कारक है परिवर्तन। चौथा कारक आर्थिक परिवर्तन है, जो औद्योगिकरण, शहरीकरण और बाजार प्रणाली समाज में नई भूमिका और नई आवश्यकता क्या करती है, पैदा करती है। पांचवा जो कारक है स्टूडेंट्स, वो है मीडिया, जो फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से नए विचार तेजी से फैलाता है। इसके अलावा कानूनी परिवर्तन और सामाजिक आंदोलनों का भी सांस्कृतिक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है संघों की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। संघ एसोसिएशन उन लोगों का संगठित समूह होता है जो किसी निश्चित से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह एक औपचारिक और योजनाबद्ध संगठन होता है, जैसे छात्र संघ, खेल संघ, व्यापार संघ। इनमें से एक टीम होते हैं, सभी टीम मिलकर एक साथ काम करते हैं, सभी का एक सोच होता है। संघ समाज में सहयोग, भागीदारी और सामूहिक कार्य का क्या करते हैं, महत्वपूर्ण माध्यम है। संघ की पहली विशेषता संगठित संरचना और इसमें पद, सदस्यता, नियम और कार्य विभाजन स्पष्ट होते हैं। दूसरी विशेषता निश्चित उद्देश्य है। प्रत्येक संघ का कोई लक्ष्य होता है, जैसे श्रमिक संघ मजदूरी के हितों की रक्षा करता है। तीसरी विशेषता स्वैच्छिक सदस्यता है। लोग अपनी इच्छा के सदस्य बनते हैं इसमें। चौथी विशेषता जो है वो नियम और कानून है, जिनके आधार पर संघ चलता है। पांचवी विशेषता अस्थायित्व है, अर्थात संघ लगातार अपने उद्देश्यों के लिए क्या करती है, इसमें काम करता है। छठी विशेषता सामूहिक निर्णय प्रक्रिया है, जिसमें सदस्य बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। संघ समाज में सहयोग, नेतृत्व और लोकतांत्रिक भावना को विकसित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। संघ समाज में सहयोग, नेतृत्व और लोकतांत्रिक भावना को विकसित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, देखिए C.W. मिल्स द्वारा प्रयुक्त अमूर्त अनुभववाद की संकल्पना के अर्थ की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। C.W. मिल्स ने अमूर्त अनुभववाद शब्द के प्रयोग उन शोध प्रवृत्तियों की आलोचना करने के लिए किया जिनमें केवल आंकड़ों, सर्वेक्षणों और सांख्यिकी तरीकों पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई दी है। मिल्स के अनुसार ऐसा शोध सामाजिक वास्तविकताओं के व्यापक अर्थ और संदर्भ को समझने में असफल रहता है। वे कहते हैं कि अमूर्त अनुभववाद मुख्य रूप से तकनीकी शोध उपकरणों पर आधारित होता है, जहां मुद्दों को गहराई से समझने के बजाय उन्हें केवल मापने की कोशिश की जाती है। इससे शोध का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं की सार्थक व्याख्या के बजाय आंकड़े उत्पन्न करना बन जाता है। मिल्स ने
यह भी बताया कि किस इस प्रकार के शोध में सिद्धांत और अनुभव के बीच संबंध नहीं होता, वे इसे मानव अनुभव के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें सामाजिक जीवन की जटिलताओं और संकुचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मिल्स का मानना था कि समाजशास्त्र का मकसद केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, शक्तियों, इतिहास और मानव अनुभव को जोड़कर देखना है। इसलिए उन्होंने अमूर्त अनुभववाद को सीमित और अधूरा तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपका स्टूडेंट, समाजशास्त्र किस तरह से इतिहास से संबंध है, वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इतिहास मानव समाज के अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समय की संरचना, व्यवहार और संस्थाओं को समझने का क्या करता है, प्रयास करता है। फिर भी दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। इतिहास समाजशास्त्र को यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान सामाजिक संस्थाएं कैसे विकसित हुई। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की जड़ें इतिहास में ही क्या होती है, मिलती है। समाजशास्त्र इन संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप, भूमिकाओं और समस्याओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है। इतिहास समाज को पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जबकि समाजशास्त्र इतिहास की घटनाओं की सामाजिक व्याख्या करने में सहायता करता है। इतिहास में घटनाएं कालक्रम और आधार पर दर्ज होती है, जबकि समाजशास्त्र उन घटनाओं के पीछे के सामाजिक पैटर्न और कारणों का अध्ययन करता है। दोनों विषय शोध विधियों में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इतिहास की व्याख्या समाजशास्त्र सिद्धांतों के बिना अधूरी रहती है और समाजशास्त्रीय विश्लेषण ऐतिहासिक प्रमाणों के बिना कमजोर साबित होता है। लास्ट मोस्ट मैंने क्वेश्चन लिया हो, देखो भूमिका के आयामों की व्याख्या कीजिए। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए भूमिका के आयामों की व्याख्या करते हैं। भूमिका वह अपेक्षित व्यवहार है जिसे समाज की किसी पद या स्थिति पर रहने वाले व्यक्ति से चाहता है। हर व्यक्ति के क्या होते हैं, कई भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति क्या होते हैं, कई भूमिका निभाता है। जैसे छात्र, पुत्र, मित्र, कर्मचारी और हर भूमिका का अपना तरीका और अपेक्षा होती है। तो छात्र क्या करते हैं भाई, छात्र का भूमिका क्या होता है, वो पढ़ना, शिक्षा हासिल करना, छोटे बड़े का सम्मान करना, ठीक है, शिक्षक का सम्मान करना, शिक्षकों का हर बात का पालन करना, है ना। तो ये छात्र का काम होता है, मन लगा पढ़ाई करना, ये छात्र का काम। पुत्र का काम होता है अच्छा बेटा बनना, माँ बाप का मान सम्मान को मिट्टी नहीं मिलने देना, मान सम्मान को बढ़ाना, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है। मित्र, कर्मचारी, ये सब आप जानते हो ना, सबका अपना अपना कोई ना कोई भूमिका होता है। भूमिका के कई आयाम होते हैं। पहला आयाम जो है भूमिका का जो पहला आयाम है वो अपेक्षा है, जिसमें समाज यह तय करता है कि उस भूमिका में व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। जैसे शिक्षक के अनुशासन और मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। शिक्षक से क्या होती है, अनुशासन और मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। दूसरा आयाम भूमिका प्रदर्शन है, जिसमें व्यक्ति वास्तव में कैसे व्यवहार करता है। कई बार प्रदर्शन अपेक्षाओं से अलग हो सकता है। तीसरा आयाम भूमिका संघर्ष है, जब दो व्यक्तियों की अपेक्षाएं टकरा जाती है, जैसे नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां एक साथ निभाना पड़ता है, ये संघर्ष होता है। चौथा आयाम क्या है, अस्पष्टता, जब यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पांचवा आयाम क्या है, पांचवा आयाम भूमिका है अतिक्रमण का, जब व्यक्ति पर भूमिकाओं का जो बोझ अधिक हो जाता है तो क्या होता है, अतिक्रमण। ये पांचवा, ये सब आयाम याद रखना। भूमिकाओं के आयाम व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं और बताते हैं कि समाज में व्यक्ति का व्यवहार कैसे आकार लेता है। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 15 मोस्ट करवाया जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, आना ही है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड मिलेगा आपको इंस्टा में। इंस्टा आईडी आप लोगों को पता होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं, प्राइमरी प्रेम 1, प्राइमरी प्रेम 1 लिखना, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ और पासवर्ड जाकर ले लीजिए इंस्टा में। और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। जन्स पे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।